चलो टाइम हो गया है कि भाई होने वाला है? कल कहाँ तक कर लिया था बेटा? हाँ जी, वेलोसिटी की बात हो रही थी ना। डिफरेंट कंडीशंस में लास्ट में क्या किया था? वेलोसिटी ऑफ लास्ट में आपने कर लिया था। उसमें वेलोसिटी जब हम लोग लिया था क्या, इन केस ऑफ एक्सटेंडेड सॉलिड में, तो v की वैल्यू आया था अंडर बीटा प्लस 4/3 ईटा अपान रो, ये लिखा था ना। तो उस केस में आपका हो गया था वेलोसिटी कैसे होगा। नेक्स्ट एक हेडिंग करेंगे आप बेटा, न्यूटन्स फार्मूला। कोई लाए हैं क्वेश्चन? कुछ लाया है आप लोगों ने? है किसी के पास? लेके आया करो, कोई बुक्स वगैरह ले आया कर बेटा अपडेटेड। कोई है सीट उठे? हाँ किसी के पास? उसमें तो एक दो मिलेंगे बेटा, लाओ चलो लाओ। आओ किसी के पास, पकड़ाओ। यहाँ तो ये भाई ढूंढना पड़ेगा यार वैसे तो। अभी सुपर पोजिशन तो पढ़ा नहीं है। देखिए, इफ द इनिशियल टेंशन, क्वेश्चन लिखिएगा, इफ द इनिशियल टेंशन on a stretched string, if the initial tension on a stretched string, stretched string is doubled, if the initial tension on a stretched string is doubled, then the ratio of initial and final speed of transverse wave along the string, then the ratio of, then the क्या लिखा बेटा, ratio of initial and final speed of a transverse wave along the string is, स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव का स्पीड जो होगा, इनिशियल और जो फाइनल स्पीड है, ठीक, उसके रेशियो आपको निकालना है बेटा। इनिशियल फाइनल स्पीड का बेटा रेशियो निकालना है ट्रांसवर्स वेव का। इसमें स्ट्रेच स्ट्रिंग में अगर टेंशन की वैल्यू डबल कर दिया जाए तो, अगर टेंशन आप डबल कर देते तो कंडीशन क्या बनेगी वो फाइंड करना बेटा। दो 2022 का आपका क्वेश्चन है, नीट 2022, हाँ 2022 का आपका क्वेश्चन है, जल्दी से लगा लीजिए, एक लाइन का सीधा सीधा है। क्या बेटा?
आपको कहते हैं फ्री होते चला चलो बात कर रहे हैं। जी कितना है बेटा? V1/V2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। देखो जो वेलोसिटी आपका होता है बेटा, जो क्या होगा स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की किसी स्टेट स्ट्रिंग में, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था V=√T/m, यही पढ़ा था ना। तो पहले वाला केस में मान लो V1 ले लिया तो V1 की वैल्यू √T1/m होगा, V2 की वैल्यू कितना √2। बोला गया टेंशन को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया पहले का, यही किया गया ना। और यहाँ से इसको हम अगर ऐसे लिख लें V1 V2 का रेशियो निकालना तो V1/V2 √T1/m/√2T1 कितना m या T/m जो भी कर लो। देखो T/m दोनों क्या होगा कैंसिल आउट, तो बचा क्या 1/√2, तो V1/V2 1/√2। कमिंग बेटा ये 2022 का आपका क्वेश्चन था, ठीक। तो यहाँ पे जो रेशियो हो गया 1:√2 के बराबर हो गया, ठीक हो जाएगा। आगे लिख लीजिए और एक आध। बोले एक मिनट बेटा, ठीक है कर ली। The equations of a wave is represented by the equation of a wave is represented by equations of a wave is represented by एक y इक्वल टू 10⁻⁻4 y इक्वल टू 10⁻⁻4 साइन ब्रैकेट में 100t माइनस x/10, 100t माइनस x/10 लिख दें। y इक्वल टू बोला जा रहा है कितना 10⁻⁻4 साइन ब्रैकेट में कितना 100t माइनस x/10, ये इतना मीटर है बेटा, ये 100t है बेटा, 100t इंटू x/m मीटर है, ठीक। आगे आपको है देन द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी, देन द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी देन द वेलोसिटी ऑफ अ वेव विल बी, वेलोसिटी आपको निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस आपको दिया गया है बेटा, किसकी वैल्यू दी गई है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है आपको दिया गया है। वेलोसिटी का आपको रिलेशंस क्या करना, फाइंड करना बेटा।
लग रहा है, बताएं कितना, किसकी वैल्यू बता रहे बेटा? हमें वेलोसिटी निकालनी थी, कितना आया? और लोग यहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना नहीं, खाली कंपेयर करना बेटा। जी 100 मीटर पर सेकंड पक्का, इसे चेक करो। क्या देखो, हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा y इक्वल टू 10⁻⁻⁴ sin 100t माइनस एक्स बाई 10, ठीक। तो उस केस में जो हमारा बेसिक रिलेशन आपका होता है, इक्वेशन होता है जनरल, y इक्वल टू a sin 2 पाई t बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, उसके साथ आप कंपेयर कर लो। अब जो उसके साथ कंपेयर करेंगे, या तो आप टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लो, या तो आपका क्या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। फ्रीक्वेंसी और जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू हम क्या v इक्वल टू यानी लेमडा होता है ना, वहां पे पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा। इसे लिखते हैं जब, ठीक है। तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लेते हैं। जो जनरल हमारा क्या है इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू a sin 2 पाई स्मॉल टी अपान कैपिटल T माइनस एक्स बाई कितना लेमडा, ये कंडीशन हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन, हमें जो इक्वेशन दिया गया है कितना ये है, ये वैल्यू दी गई है, ठीक। तो यहाँ से क्या करोगे, अगर आप 2 पाई की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करनी है किसकी, इसको अगर कंपेयर करना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 2 पाई के टर्म में करने के लिए 2 पाई को अगर आप बाहर लेंगे तो 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो y इक्वल टू, इसको वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁴ साइन 2 पाई को अगर बाहर लेंगे ब्रैकेट से, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा बेटा, 100 इंटू टी अपान कितना कितना 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई फैक्टर भी यहाँ पे तो था नहीं, हमने ये वैल्यू ले लिया, ठीक। और दूसरा होगा माइनस यक्स अपान लेमडा, यहाँ से भी 2 पाई कॉमन हुआ, जब 2 पाई कॉमन हुआ तो नीचे भी क्या होगा 2 पाई होगा, तो 2 पाई इंटू कितना, वैल्यू यहाँ पे कितना था 10, 20 पाई हो जाएगा, सीधे कह लेंगे। अब इसको कंपेयर कर लो, इसको क्या करिए कंपेयर कर लिए, देखो 1/t की जो वैल्यू आएगी, 1/t की वैल्यू 100/2 पाई आ जाएगा भाई। इसको 100 को नीचे करेंगे तो 2 पाई बाई 100 आप कह सकते हो। तो उस केस में 1/t का हो या t का होगे तो 2 पाई बाई कितना हो जाएगा 100। तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयरिंग क्या बोथ इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करो बेटा। तो t की वैल्यू जो आएगी, ये बताओ t की वैल्यू जो होगी वो 2 पाई बाई 100 आएगा या 100/2 पाई आएगा, 2 पाई बाई 100। और दूसरा कंडीशन हम लोग क्या है, अगर उसी को टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या कह लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कह लेते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में आप इसको लेना चाहेंगे, किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लेना चाहेंगे, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल, पहले हम टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो 1/t की वैल्यू 2 पाई 100/2 पाई है, तो t की वैल्यू होगी 2 पाई अपान कितना बेटा 100। सो फ्रीक्वेंसी जो होगा, n से दिखा दो न्यू से दिखा दो, इसका रिवर्स होता है, तो 100 अपान कितना आएगा 2 पाई। वेवलेंथ वाली कंडीशन आप देखो, वेवलेंथ लेमडा 1 लेमडा की जगह पे आपको है 10 इंटू 2 20 पाई है, तो लेमडा की वैल्यू कितना हो गया, ठीक। एंड लेमडा इक्वल टू 20 पाई कितना हो जाएगा 20 पाई। और v इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू पढ़ा आपने n इंटू या न्यू इंटू लेमडा, न्यू से दिखाया तो न्यू लिख लीजिए, न्यू से दिखाया आपने लिखा है तो न्यू लिख लिया, n से दिखाया होगा या लिख लीजिएगा, न्यू इंटू लेमडा। न्यू की वैल्यू कितना निकाला आपने
100/2 इंटू लेमडा की वैल्यू 20 पाई। देखो पाई पाई कैंसिल, 2 10 जा, और 100 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड। तो वेव वेलोसिटी आ गई बेटा 1000 मीटर पर सेकेंड। पहले हमें उसे क्या करना था, जो जनरल इक्वेशन है उससे, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप जनरल इक्वेशन से क्या करिएगा, उसको कंपेयर कर लीजिएगा। कंपेयर करके कौन सी क्वांटिटी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहां से डिटरमाइन कर लीजिए कंपेयर करके, फिर बेसिक जो रिलेशन होता है उस पर आप रख दीजिए। ठीक, आपको वहां से वैल्यू मिल जाएगा बेटा। तो नोट कर लीजिए, ये भी शायद आपके नीट 2000 कुछ का 12 का इतने का क्वेश्चन है। हाँ बेटा, नहीं तो फिर यहाँ पे के की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना। वो तो जो हम उस क्वांटिटी के टर्म में इक्वेशन यूज करते हैं जो हमें नोन हो बेटा, नहीं तो फिर वहां से उसको कैलकुलेट करो पहले, तब फिर वहां रखो, तो बहुत एक स्टेप बढ़ेगा। ठीक, मतलब ऐसे देखो बहुत सारे फार्मूले आपको बताए गए ना, तो हम कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करेंगे डिपेंड करें कौन सा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, उससे अकॉर्डिंग, जैसे आपको मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन है, हम किसको कौन सा देंगे। अब बेबी एक आया 10 दिन का, उसको भी 60 साल के बुढ़े वाला दे देंगे तो निकल लेगा वो। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कब किसको कितना डोज और कितना देना है। तो ऐसे कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे, वो हमारा जो क्वांटिटी दी गई होती है, यानी कि जो क्वेश्चन में हम इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे हम यूज करते हैं। बाकी सारे से निकलता है, बट वो फिर क्या होगा, 2 स्टेप बढ़ा के। जैसे आपको शादी में आज जाना है, आप कपड़े खरीदने गए तो रेडीमेड लोगे कि वो सिलाने वाला, सिलाने वाला पता शादी अगला अगला शादी आएगा तब तक फिर बन के वापस मिलेगा। हाँ, तो उससे अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेते बेटा। हो गया, समझे भैया। ये केस है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप ध्यान रखेंगे, पहले जनरल इक्वेशन से उसको कंपेयर कर लेना, जो क्वांटिटी नोन है उनको रख दीजिएगा, जो क्वांटिटी अननोन है उसकी वैल्यू पुट करके, ठीक है, वहां पे नोन वाली पुट कर दिए, अननोन की वैल्यू मिल जाती है। अब एक बात करवा दें, कट करेंगे। अभी सुपर पोजिशन पढ़े नहीं हैं, रिफ्लेक्शन भी नहीं पढ़े हैं, बीट भी आगे है, डॉपलर इफेक्ट भी आगे है, ज़्यादा इधर क्वेश्चन बना हुआ है जो टेम्परेचर भी आपने नहीं पढ़ा। आपने कर ही दिया। एक लिखिए आप, देखिए ये पॉइंट सोर्स इमिट्स, ये पॉइंट सोर्स इमिट्स, ये पॉइंट सोर्स इमिट्स, ये पॉइंट सोर्स कोई सोर्स है, ठीक, ये पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, emits sound equally in all directions, equally in all directions in a non-absorbing medium, in a non-absorbing medium, in a non-absorbing medium। देखिए 2 points P and Q are, 2 points P and Q are at distances of 2 meter and 3 meter respectively, 2 points P and Q are at distances of 2 meter and 3 meter respectively from the source, 2 meter and 3 meter from the source। Okay, then the ratio of intensities, then the ratio of intensities of the waves, ratio of intensities of the wave
at P and Q, ratio of intensities of the waves at P and Q, P पॉइंट और Q पॉइंट पे जो इंटेंसिटी वेव की होगी उसका रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पॉइंट P एंड Q। P और Q पॉइंट पे उनकी इंटेंसिटीज कितनी होंगे, ठीक, उसकी रेशियो आपको निकालना है। हाँ बेटा, पक्का? अरे फिर से देख लो यार, पॉइंट सोर्सेस के लिए इंटेंसिटी जो है कैसे डिपेंड करता था, आर लगाइए, इंटेंसिटी ऑफ वेव जो हम लोग लेते थे, ठीक ठीक, आपको फार्मूला लिखाया गया था, देखो पॉइंट सोर्स के लिए लिखाया था हमने बेटा, लाइन सोर्स के लिए लिखाया था, और तीसरा जब आपका लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट प्रेजेंट होता है उसके लिए लिखाया गया था, ठीक। तो तीनों कंडीशन में आपको फार्मूले आपको लिखा दिए गए थे, उनके लिए आपको रिलेशन बताया गया था क्या होगा, ठीक। अब उसे सीधे फार्मूले पर रख दीजिए साहब। हाँ जी, 9:4, कितने लोग का 9:4 आ रहा है, 9:4, और लोग बेटा, हाँ जी, स्वेटर पहन के आया करो या फुल पहन लो, ठंडी लग जाएगी, हाँ ठीक। अब इधर मौसम चेंज हो रहा है भैया, थोड़ा बच के रहिए, सबसे खतरनाक यही पीरियड है, ठीक है, स्टार्टिंग या एंडिंग, बीच में जब खूब ठंडी पड़ेगी तो बॉडी एडजस्ट हो जाती है, तब तक तो उतना इफेक्ट नहीं करता है, और ये जो जब भी पीरियड है ना बेटा, ये वेरिएबल है, यही सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। चलो बताओ बेटा, हम लोगों ने लिखा था आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर के पॉइंट सोर्स के लिए, किसके लिए, इंटेंसिटी ऑफ वेव फॉर, आपका सोर्स जो है बेटा कैसा है, पॉइंट से सोर्स है, मतलब एक पॉइंट हो या स्क्वायर का, सबके लिए रिलेशन ये बनेगा, तो आर स्क्वायर, तो I1 अपान I2 इक्वल टू 1/R1 स्क्वायर अपान 1/R2 स्क्वायर, R2 ऊपर चला जाएगा तो R2 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, तो R2 की वैल्यू बेटा बोला गया 3, R1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर, 3:2 दिया है ना, ठीक। तो कंडीशन हो गया 9 अपान कितना 4, यानी इंटेंसिटीज का जो रेशियो होगा उन डिस्टेंसेस पे वो हमारा कितना होगा, 9:4 के रेशियो में आएगा, सेम सेम नहीं, पहले सेम कहाँ से ला था जी, ठीक। जब पैरेलल आपका क्या होती है, बीम होती है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं कैसा होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तब सेम सेम रहेगा, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपको इसीलिए बता दिया गया था, एक पॉइंट सोर्स के लिए जिसपे ये क्वेश्चन है, दूसरा लाइन सोर्स के लिए, और तीसरा था जब आपका क्या पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो, ठीक। और तो सबसे ज़्यादा इनमें पूछे जाने वाला पॉइंट सोर्स वाला ही है फिलहाल, ठीक है, बाकी पूछने के लिए कंपटीशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। कर लेंगे, चलिए इस पे करिए आगे, फिर और कुछ मिक्स कंडीशन पे है तो आगे वाले कंडीशन बता देते और करवाते हैं, ठीक है। ये दे दो बेटा, एडिंग करिएगा, नेक्स्ट ये कर लिया बेटा, नेक्स्ट देखिएगा न्यूटन्स फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला, अब सुन लीजिए बेटा, न्यूटन्स
के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, इन्होंने एज्यूम किया था अगर जब साउंड का प्रोपोगेशन किसी में एयर या मीडियम में होता है तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है रिमेन्स कांस्टेंट माना जाता है। अगर हम जैसे बोल रहे हैं तो कंडीशन में इन्होंने कंसीडर किया था कि अगर साउंड का प्रोपोगेशन किसी एयर या मीडियम में हो रहा है तो उसके टेम्परेचर की वैल्यू रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, कैसा है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग जो वेलोसिटी साउंड की निकालते हैं न्यूटन फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक। तो उस केस में जब न्यूटन फार्मूला V इक्वल टू होता है रूट क्या बीटा अपान कितना रो, या वही चूंकि बल्क मॉडुलस की वैल्यू जब प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो P बाई रो के बराबर ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितना होता है, कितने लोग को आइडिया है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा 1 atm और न्यूटन पर मीटर मिलेंगे तो 10 to power 5 ऐसे 1.01 into 10 to power 5 हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल लेते हैं, होता है ना। तो अगर वैल्यू जो है प्रेशर की वैल्यू हम लोग 1.01 into 10 to power 5 लिया जाए और डेंसिटी जो आपकी एयर की जनरली लिया जाता है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर गैस को अगर एनटीपी पे उसका मास लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1.29 आता है बेटा, ठीक। तो उस केस में वहां से डेंसिटी यानी कि डेंसिटी पर मीटर क्यूब है तो वो डेंसिटी है, तो उसको अगर वैल्यू पुट किया जाता है तो जो वेलोसिटी साउंड की आती है न्यूटन फार्मूला के अकॉर्डिंग वो मिलता है लगभग 280 मीटर पर सेकेंड। 200 कितना एनटीपी पे न्यूटन फार्मूले से जो वेलोसिटी साउंड की मिलती है वो लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक। और जबकि जो प्रैक्टिकल वैल्यू आपकी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 330 टू 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं। अब ये जो वैल्यू आपकी है न्यूटन फार्मूला से जो वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं उसकी वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें काफी डिफरेंसेस हो जाती हैं, ठीक। तो उसी डिफरेंसेस को मेंटेन करने के लिए लाप्लास ने करेक्शन दिया था न्यूटन फार्मूले में। लाप्लास ने क्या दिया था? करेक्शन, उसी को लाप्लास करेक्शन कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जैसे न्यूटन फार्मूला में क्या होता है कि जो आपका प्रोपोगेशन था उन्होंने कहा था आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, यानी कि साउंड का जो प्रोपोगेशन होता है उन्होंने कहा कैसा होता है वो आइसोथर्मल होता है, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होती जब साउंड प्रोपोगेट होता है किसी एयर या मीडियम से, ठीक। लेकिन लाप्लास ने उसमें करेक्शन किया, उन्होंने कहा कि जो साउंड का प्रोपोगेशन है एयर में वो एडियाबेटिक होता है, आइसोथर्मल नहीं होता है। और एडियाबेटिक कंडीशन में जब वैल्यू रख के वहां से निकाला उन्होंने V इक्वल टू रूट बीटा बाई पी, और उसी के बीटा की वैल्यू पर इन्होंने कहा कि वो गामा इंटू पी, जैसे वहां P बाई रो लिया था यहाँ पे गामा इंटू पी। आइसोथर्मल केस में जो वेलोसिटी लिखा गामा बाई क्या रूट P बाई रो लिखा, यहाँ पे उन्होंने कहा गामा टाइम बढ़ जाता है, गामा इंटू P बाई रो। और जो हमारी बेटा गैसेज आपकी होती है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं अपने मोनली डाइएटॉमिक होते हैं कि मोनोएटॉमिक की पॉलीएटॉमिक। एटमॉस्फेरिक गैसेज आर मेनली मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। कितने लोग कह रहे हैं डाई? एटमॉस्फेरिक गैसेज आर मेनली मोनो, डाई और पॉलीएटॉमिक। याद रखेंगे जो मेजर कंपोजिशन आपका है एटमॉस्फेरिक गैसेस का वो नाइट्रोजन एंड क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है बेटा, ठीक। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, साहब हाइड्रोजन तो बहुत कम है, ठीक। तो नाइट्रोजन लगभग कितना है? अप्रोक्सीमेटली 78% लेते हैं और ये 21.8 या 21% ले लेते हैं, वैसे 20.8% रहता है। तो ये कंडीशन हो गया आपका ऑक्सीजन का अप्रोक्सीमेटली। अब ये दोनों मिल के अप्रोक्सीमेटली 99 या 98.8% आपका कवर कर लेता है। 98.9 अगर इसका हम 20 पॉइंट कितना लेते हैं 8 लेंगे तो 98.8, और अगर इसको 21 लेंगे तो 99% केवल ये दो गैसेज ही ऑक्यूपाई करती है। बाकी इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन जो भी है वो सारा मिलके 1 से 1.2% पाई जाती हैं, ठीक। तो उस केस में क्या होता है मेजर कंपोनेंट हमारा किसका? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, और दोनों ही मोनोएटॉमिक है कि डाइएटॉमिक है? अरे भाई देखो, 2 एटम से भी मिलके बना बेटा, 2 एटम से भी मिलके बना, दोनों डाइएटॉमिक है। इसलिए कॉमनली हम लोग गैसियस जब एटमॉस्फेरिक गैसेस की बात करते हैं तो जो एटॉमिसिटी लेते हैं वो 2 लिया जाता है। तो डाइएटॉमिक गैसेस के लिए आपको पीछे याद करो बताया गया था गामा की वैल्यू। मोनोएटॉमिक के लिए कितना बोला था बेटा? मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू कितना होता था? मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए 5/3 यानी 1 पॉइंट कितना 67। जब डाइएटॉमिक के लिए लिया था तब 1.4, 7/5 1.4, और जब ट्राइएटॉमिक के लिए लिया था या पॉलीएटॉमिक तो 1.33 हम लोग लेते थे, ठीक।
तो डायटोमिक के लिए लगभग वैल्यू जो होता है मोनो के लिए 1 पॉइंट कितना, यानी कि यहाँ पे लेते हैं 5/3 तो 1.67। जब डायटोमिक के लिए लेते हैं, डायटोमिक गैस के लिए लेते हैं तो गामा की वैल्यू लिखा था हम लोगों ने 7/5 अप्रॉक्सीमेटली 1.4। और जब हमने ट्राई या पॉलीएटॉमिक के लिए था तो उस केस में आप याद करो ट्राइएटॉमिक के लिए बोला था गामा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होता है कितना 8/6 या 4/3, यही वैल्यू लगभग 1.33 ले लेते हैं, होता है ना। तो ये कंडीशन आपका होता है, तो गामा की वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए आपकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो डायटोमिक, चूंकि हमें एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे डायटोमिक है और एटमॉस्फेरिक गैसेस में हमारा प्रोपोगेशन हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जो न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग था v की वैल्यू होता बेटा √p/ρ, ठीक, या रूट बीटा बाई, हम बीटा वाला भी लिख लेते हैं, या √p/ρ के बराबर लिया था। ये किसके, कौन से, न्यूटन एक फार्मूला के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग बेटा, न्यूटन फार्मूला ये कहता है कि ये जो प्रोपोगेशन साउंड का होता है वो आइसोथर्मल होता है। और जब आइसोथर्मल था उन्होंने क्वेश्चन ये बोला, ठीक, कैसा कैसा होता है आइसोथर्मल, किसके अकॉर्डिंग, न्यूटन ने ये कंसीडर किया था, ठीक। लेकिन लाप्लास ने, किसने, लाप्लास ने करेक्शन किया, लाप्लास इसी में करेक्शन किया। उन्होंने क्या बेटा, जो प्रोपोगेशन साउंड का होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस में वो कैसा होता है, एडियाबेटिक होता है। कैसा होता है, एडियाबेटिक नेचर का, आइसोथर्मल नहीं होता है। और जब एडियाबेटिक होगा तो वेलोसिटी में उन्होंने करेक्शन किया √β/ρ, और यही वैल्यू उन्होंने रखा √γ/p/ρ के बराबर हो गया। और डायटोमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू कितनी है 1.4। इसी क्वेश्चन में जब वैल्यू इन्होंने रखा था, इसी क्वेश्चन में वैल्यू रखने पे वेलोसिटी लगभग 280 मीटर पर सेकेंड आता था। इसी क्वेश्चन में गामा की वैल्यू जब रखी गई तो उस केस में जब ये वेलोसिटी आपको निकाला गया अप्रॉक्सीमेट 332 मीटर पर सेकेंड आया, जो जनरल कंडीशन में हमारे साउंड की वेलोसिटी होती है। जबकि ये वेलोसिटी हमारे साउंड की क्या होती है, साउंड के एक्चुअल वेलोसिटी से काफी कम था। इसीलिए लाप्लास, सॉरी, न्यूटन जो इक्वेशन था वो बाद में ये क्या हो गया, वो फेल्ड हो गया। तो लाप्लास करेक्शन को क्या दी गई, प्योरिटी दी गई कि उसके अकॉर्डिंग जो आपका वेलोसिटी मिलता है वो लगभग जो प्रैक्टिकल ऑब्टेन डाटा है उसके इक्वल होता है, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती है। तो आपने लिखा क्या बेटा, कुछ लिखा नहीं, देखिएगा, लिखो, Newton assumed that when sound propagates through air, temperature remains constant. That is the process is कैसा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, दैट इज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। Process is isothermal, and for isothermal process देखिए the velocity is given by, फॉर्मूला लिखना ऊपर लिखा होता है v √β/ρ या √p/ρ। हो गया, p/ρ ऊपर वाला इक्वेशन है बेटा। ये वैल्यू जो आता है √β/ρ और √p/ρ लिखिए। एट NTP substituting value of p equal to 1.01 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। p प्रेशर है बेटा, p equal to 1.01 into 10⁻⁵। नीचे कहीं हमने कहीं लिखा है, कहाँ गया, नहीं लिखा था, तो बोला था खाली। p की वैल्यू जो होती है 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड रो इक्वल टू
1.29 kg per मीटर क्यूब, kg per मीटर क्यूब, 1.29 kg per मीटर क्यूब। तो जो वेलोसिटी आपकी हो गई एयर में साउंड की, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू जो आती है बेटा वही नीचे लिख लिया। सो v इक्वल टू p की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो v की वैल्यू कितना होगा एयर में, कितना रूट, इसकी वैल्यू प्रेशर लिखा 1.01 इंटू 10 टू पावर 5, और रो की डेंसिटी कितना निकाला बेटा 1.29। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, अब सॉल्व कर लेना आप, ठीक। इसी को सिंप्लीफाई करने पे अब वैल्यू ये आता है 280 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड की वेलोसिटी एयर में हुई न्यूटन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग वो 200 कितना मिला 80 मीटर पर सेकेंड, 280 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है बेटा बराबर होता है। बट एक्चुअल में ये वैल्यू होता है क्या, नहीं, एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू ऑब्जर्व किया गया वो इससे डिफरेंट होता है। तो इसी के लिए लाप्लास ने क्या किया, करेक्शन किया, ठीक। नीचे लिख लीजिएगा। However, नोट कर लिया बेटा। However, the experimental value of sound in air is 332 meter per second. meter per second, which is greater than obtained by Newton's formula. जो न्यूटन्स फार्मूला से ऑब्टेन करते हैं बेटा उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या होती है आपकी, ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन ऑब्टेन बाय न्यूटन्स फार्मूला। नेक्स्ट अब हेडिंग करेंगे बेटा लाप्लास करेक्शन, LAPLACE, लाप्लास करेक्शन। लाप्लास करेक्शन बेटा, लाप्लास ने क्या किया था, जो न्यूटन्स फार्मूला था उसमें करेक्शन किया ऑन द बेसिस ऑफ एज्यूमिंग क्या ट्रांसमिशन ऑफ क्या साउंड वेव इन एयर विल बी एडियाबेटिक, क्या मान के एडियाबेटिक मान के, ठीक है। क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग करते हैं तो उस केस में आपका यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलती है वो एग्जैक्टली लगभग वही मिलते हैं जो एक्सपेरिमेंटल है, ठीक। तो इसीलिए उसको फिर बाद में उन्होंने कंसीडर किया वो आइसोथर्मल नहीं बल्कि एडियाबेटिक होता है। अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, हाथ उठाओ, कितने लोग बताएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, हाथ उठाइए भैया। ये पढ़ाने के बाद की कहानी है, अभी हमें लगता है कितना दिन पहले पढ़ा था आपने थर्मोडायनेमिक्स, एक महीना हुआ हो जाता है, 20 दिन 25 दिन हुआ ना। तो जब 20-25 दिन पहले वाला नहीं याद है तो 6 महीना पहले वाले कैसे याद रहेगा जी। एडियाबेटिक प्रोसेस किसे कहते हैं, खड़े हो जाए भैया। एडियाबेटिक एडियाबेटिक किसे कहोगे आप जी, एडियाबेटिक टेम्परेचर ऑफ एडियाबेटिक पूछ रहे बेटा। अरे आप गैसेस ला बता रहे हो, हमने खाली एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो पूछा है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट आइसोथर्मल में होता भाई जी। थीटा क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस में और कुछ बचा, वही तो ना बोल दो। प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, हैं जी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब हीट नहीं ट्रांसफर हो तो डेल्टा टी कैसे कह रहे जीरो होगा, मतलब खिचड़ी खूब पकाते तुम लोग। Q इक्वल टू जीरो,
ठीक, क्या होता है बेटा एडियाबेटिक में, नाइदर हीट इंटर टू द सिस्टम नॉर लीव फ्रॉम द सिस्टम, उससे कहते थे हम लोग क्या, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में बेटा टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक लेते थे तो प्रेशर कांस्टेंट होता था, ठीक। आइसोकोरिक लेते थे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता था। तो सब आप लोग बता दिए थे, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर। हाँ, चलो बैठ, याद रखा करो यार। इतना मेमोरी पावर तुम लोग कम कैसे हो सकती है, हैं? ये सुनते ही नहीं है, ये सब नॉन इंटरेस्टिंग चीजें है ना। अभी गाना गाते तो 36 साल बाद पूछते तो भी बता देते सर जी ये वाला गाना गाए थे, है ना। और रोज गाते हैं, ये नहीं सुनते हैं, जिससे जिंदगी बननी है ना। चलो देखो, इसीलिए आजकल ऑनलाइन वाले गा गा के पढ़ाते हैं, पढ़ाते कम है गाते ज्यादा हैं। हाँ, एक लड़के भी वजह से जब एग्जाम में आता था पता लगता है पता नहीं कहाँ हो गया, हाँ? सब चुटकुल्ला गायब हो गया, है ना। आजकल ऑनलाइन में जो जितना चुटकुल्ला कह लेता है वो उतना ही बेहतर है। जैसे कौन, खान सर, हाँ, ठीक, भोजपुरी से लेके और इंग्लिशस्तानी तक सब बोल लेते हैं, तो है ना। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, और उसको बच्चे क्या करते हैं, हाँ, लेकिन खाली चुटकुल्ले और क्या, उससे नहीं क्या वो कॉन्सेप्ट वो का बनता है बेटा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। चलो देखो, दूसरी सबसे बड़ी खासियत, कुछ टीचर सबकी नहीं बोली जा रही, बट जो 80% हैं उसी कैटेगरी में है, जहाँ जहाँ टेढ़ी चीज़ें हैं वो क्या, स्किप, ठीक। और जहाँ जहाँ क्या है आसान से समझा लिया जाता है वो बढ़िया से नाच के समझा देते हैं। तो लड़का सोचता बहुत बढ़िया सर जी पढ़ाया, और जब पेपर आया तो सब गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पढ़ाए थे, ठीक। वही कहानी होती है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें चलती हैं वो चलती हैं, चल रही हैं। अब उसी में जो अच्छे हैं वो भी उसी में नप जाते हैं, ठीक। अब देखो, जब लॉकडाउन में जितने टॉप मोस्ट कोचिंगें हैं सभी लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, लेकिन किसी का भी चला नहीं, क्योंकि उनके जो टीचर नाचने गाने वाले नहीं थे, तो नाच गा के वो भीड़ नहीं इकट्ठा कर पाए। जैसे आते हैं ना बाबा जी लोग कथा सुनाने, है ना, एक्चुअल में कथावाचक जो होता है उसके यहाँ भीड़ नहीं होती है, ठीक। जो उसी में क्या भोजपुरी और क्या कौन सा लोकगीत और आल्हा और पता नहीं क्या क्या मिला के सुनाते हैं, उनके यहाँ अच्छा खासा भीड़ रहता है, बाबा जी को खूब चढ़ावा चढ़ता है ना। अगर शुद्ध कोई सुनाने वाला है तो सुनने वाले ही समझ नहीं आएगा उनको, तो इसलिए वो लोग भी क्या रिमिक्स गाने आते हैं ना आजकल मल्टी वाला, वैसे वो भी रिमिक्स बना के सुनाते हैं, कहते हैं रामायण कथा सुनाते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन सी कथा हो जाती है, हाँ। चलो देखो, हो गया बेटा। तो लाप्लास करेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे, तो लिख लीजिएगा, लाप्लास ने क्या किया था, जो न्यूटन्स फार्मूला था उसे बेटा मॉडिफाई किया था, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन क्या, एयर इज एडियाबेटिक, ठीक। तो लिख लीजिएगा, लाप्लास मॉडिफाई न्यूटन्स फार्मूला, लाप्लास मॉडिफाई न्यूटन्स फार्मूला assuming that propagation of sound in gaseous medium is adiabatic. In gaseous medium is adiabatic process. In gaseous medium is adiabatic process beta. In gaseous medium is adiabatic process. Okay. And for adiabatic process, जब हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं तो बीटा की वैल्यू बेटा गामा इंटू पी के बराबर हो जाता है। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस बीटा की जो वैल्यू होगी ये गामा इंटू क्या होता है, पी के बराबर होता है। सो वेलोसिटी वी इक्वल टू होगा अंडर रूट, हम लोग पढ़ा था बीटा बाई कितना, रो, तो यही होगा इसके जब अंडर रूट गामा इंटू पी बाई कितना हो गया बेटा, रो। और फॉर एयर, फॉर किसके लिए, एयर, गामा की जो वैल्यू होता है बेटा वो कितना आता है, अभी बोला था, क्योंकि डाई एटॉमिक होता है फॉर एयर। ऐसे लिख ले, थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं, ठीक। जो ऐसी चीजें लिखी जाए बेटा वही 60 में नोट कर लिया, क्योंकि हर चीज बोल के फिर लिखाना बड़ा टेढ़ा हो जाता है।
तो ऐसी जो चीज़ें मिले ना कॉपी में आगे पीछे ऊपर देखो भगवान जी ने स्पेस छोड़ दिया है ना यहाँ पे, इसलिए छोटा है कि आप लोग सुंदर सुंदर इसको छोड़े रहिए, जो जरूरत की चीज़ें वो यहाँ लिख लिया करिए, पढ़ते समय वही सबसे पहले दिखता है। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा, फॉर एयर, एयर के लिए क्या होगा, फॉर एयर, ठीक। गामा की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.4 सिंस एटमॉस्फेरिक गैसेज, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर कैसा होता है बेटा, मेनली डायटोमिक, पढ़ लेंगे यार, एटमॉस्फेरिक गैसेज आर मेनली डायटोमिक, आर मोस्टली कर लो, मोस्टली कैसा होता है डाई एटॉमिक, मतलब जैसे N2 O2 etc कर दीजिए डॉट, ठीक। तो इसीलिए गामा की वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग 1.4, और इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो V की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1.4 इंटू P की वैल्यू लिखा था कितना बेटा 1.01 इंटू 10 टू पावर 5, और आपने लिखा था रो की वैल्यू, इनको सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्व करने पे, अब घर पे बैठ के कर लीजिएगा, 332 मीटर पर सेकंड के अप्रॉक्सीमेटली बराबर आता है, 332 मीटर पर सेकंड के क्या होता है अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है, यही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है। तो इसका मतलब जो लाप्लास ने क्वेश्चन दिया था वो मोस्ट एक्यूरेट आपका कंडीशन हो जाता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के क्या होता है वेरी क्लोज होता है, कह लो इक्वल होता है। ठीक है, इसी को लाप्लास करेक्शन क्या लेते हैं बेटा साउंड वेव के लिए जो उन्होंने दिया था, कैसे आपको क्या करेगा मीडियम। अब इसमें बेसिक पॉइंट आप याद रखेंगे, जहाँ एजम्पशन जो था वो कैसा एडियाबेटिक कंसीडर करके इन्होंने दिया था, जबकि न्यूटन्स ने जो दिया था वो आइसोथर्मल। तो ये पॉइंट से याद रखिएगा। एक रिलेशन लिख लो बेटा, एक बार क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लिखिएगा, बोले हो गया ये, लिख लो बेटा। रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, relation between velocity of sound and root mean square velocity, and root mean square velocity, relation between velocity of sound and root mean square velocity। तो velocity of sound और root mean square velocity जो होगी उनके बीच में हम कैसे रिलेट करते हैं बेटा। ठीक, देखो अगर बेटा साउंड का जो मोशन है वो गैसियस मीडियम में हो रहा है, किस में हो रहा है गैसेज में आपका हो रहा है, तो गैसेज मीडियम में जब आपका होता है तो उस केस में जो वेलोसिटी आपकी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है, कितने फार्मूला क्या होता है, कितने लोगों को मालूम है, वी आर एम एस, आपको बीएमपी लिखाया गया था, वी एवरेज भी लिखाया गया था, ठीक, और वी आर एम एस लिखाया गया। तो तीन वेलोसिटी आपको गैसेज की बताए थे, किसकी वैल्यू है ये बीएमपी, √8 RT बाई पाई इंटू एम, एवरेज वाला √2 RT बाई एम। ठीक, चलिए फिलहाल याद रखा करो यार, नहीं पढ़ोगे तो फिर देखो कैसे याद होगा, जब फार्मूला ही नहीं याद रहेगा सॉल्व कैसे करोगे, हाँ। और नहीं हो तो क्या भगवत लाल पंसारी के यहाँ चले जाओ, क्या तो हमारा दिमाग बहुत इधर उधर भटकता है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के लिए क्या टॉनिक दे दीजिए, वो बना के आपको दे देंगे। हाँ, पुरानी बस्ती साइड के रहने वाले लोग को पता होगा भगवत लाल पंसारी, नहीं पता हो तो जाके पूछ लेना है ना, लेकिन हाँ भगवत लाल पंसारी के यहाँ चले जाइए मिल जाएगा, है ना। तो ब्रेन टॉनिक भी देते हैं। हाँ, किसको किसको जरूरत है हाथ उठाओ।
ब्रेन टॉनिक की किसी को जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन यूज नहीं करते हैं ना। ठीक, चलो इसका तो ब्रेन है लेकिन हम यूज नहीं खाली करते हैं। पढ़ो बेटा, लिखो नेक्स्ट। क्या लिखा है हेडिंग? तो यहाँ पे क्या होता है, साउंड जो अगर ट्रेवल कर रहा है गैस में बेटा, गैसियस मीडियम में, तो उस केस में जो वेलोसिटी हम लोग लेते हैं, आरएमएस वेलोसिटी जो होती है गैसेस की, √3 RT/m लेते हैं। और अभी हम लोगों ने लिखा क्या, जो साउंड की वेलोसिटी रूट गामा क्या P/P इक्वल टू RT पढ़ा है ना। P इक्वल टू क्या पढ़ा हम लोगों ने, RT। इसी को जब RT के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको रूट गामा P/ρ को, चाहे वही जहाँ फार्मूला लिखा है उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, P की वैल्यू जैसे हम लोग लिखते हैं P इक्वल टू RT, यही हम कन्वर्ट करके बता दे रहे हैं भी बेटा, P इक्वल टू RT। कभी कभी कन्वर्ट कर लेते हैं तो P की वैल्यू देखो होगा RT अपान कितना, V। ठीक, अब इस फार्मूले में अगर RT/V करेंगे, हमारा अक्षर समझा दे रहे हैं आपको, V की वैल्यू होगी अंडर रूट गामा RT अपान ρ इंटू V। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम ये हो गया, डेंसिटी यार ये हो गया, तो ये वॉल्यूम इंटू, ये V है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है बेटा। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम लोग m कह सकते हैं, मास कह लेंगे। तो इसी को आप लिख सकते हैं इस फार्मूले को, गामा RT बाई कितना, m। तो यही जहाँ लिखा है बेटा ना, आप इसको आल्सो लिख सकते हो गामा RT/m। कैसे हुआ है अगर जानना चाहें तो आप ऐसे बगल में लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है वो। ठीक, इस फार्मूले को हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक, तो जहाँ लिखा है ना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, अपनी कॉपी अपना पेन, हाँ लिख लो। हो गया भाई, तो ये वैल्यू आपकी होगी। अब नीचे लिखिएगा, देखिए नीचे उस जो अभी हेडिंग किया लिखिए, when sound travel in a gaseous medium, when sound travel in a gaseous medium, then v sound, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगा बेटा, v साउंड अंडर रूट कितना, गामा RT बाई कितना, m। साउंड की जो वेलोसिटी होगी गैसियस मीडियम में, एटमॉस्फेरिक गैसेस में, वो गामा RT/m लिखिएगा नीचे। एंड RMS वेलोसिटी ऑफ गैस, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस, RMS वेलोसिटी ऑफ गैस Vrms इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था √3 RT बाई कितना बेटा, m के बराबर। अब हमें रिलेशन निकालना था V साउंड और किसमें, किसमें, RMS वेलोसिटी में। तो अगर V साउंड अपान Vrms की बात करोगे, V साउंड अपान क्या, Vrms की बात करेंगे, तो देखो RT/m दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, तो मिलेगा, सो V साउंड अपान Vrms, इसकी वैल्यू हो गया रूट गामा RT/m अपान m। कैपिटल रहेगा बेटा, m यहाँ मॉलिक्यूलर मास है, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता होगा। m क्या है, मॉलिक्यूलर मास, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। ठीक, तो उस केस में रूट गामा RT/m अपान √3 RT/m। देखो RT/m कैंसिल, तो बचा रूट गामा अपान कितना 3, रूट गामा अपान 3, या कह सकते हो V साउंड की जो वैल्यू आपकी होगी ये Vrms इंटू रूट गामा बाई 3 टाइम्स के बराबर होता है। तो एक रिलेशन हमें मिल गया। और गामा की वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस लेंगे तो उस केस में कितना हो जाएगा, कितना होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के लिए, अभी 1.4 लिया गया, तो आप वहां रख के उसके बेस पे आप निकाल सकते हो। ठीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख लेते हैं बेटा, इसी क्वेश्चन को स्टम्प में भी आप दिखा सकते हो। कभी कभी ऑप्शन थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, जानते हुए भी हमने लिखा Vrms इंटू रूट गामा बाई 3। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपको दिया जाता है Vrms इंटू गामा अपान 3 के पावर कितना 1/,
2, तो ये कुछ और जादू नहीं हो गया बेटा, रूट को हटाया तो पावर क्या आ गया 1/2। अब पता लगा पैसे पड़े और यहाँ ऐसे दे दिया तो कहे ऐसा तो बताया नहीं गया था। तो याद रखेंगे, इतना मॉडिफाई कर लेना अगर कहीं ऐसा उल्टा पल्टा देते हैं ना ऑप्शन। कभी कभी जो चीज़ें हमें बहुत आसान होती है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब बच्चा दिमाग में रटा हुआ वहाँ गया तो इसलिए थोड़ा सा कैसे कन्वर्जन हम लोग कर लेते हैं वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए बेटा। हो जाएगा भैया, कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कैसे होता है। अब बात ये आता है, इस पे खूब कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 2 पॉइंटों पे। एक तो हम लोग जब प्रेशर की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक। दूसरा अगर डेंसिटी और क्या टेम्परेचर वगैरह चेंज करने हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्रूशियल बनता है वो प्रेशर चेंज करने पे क्या होगा, ठीक। तो लिखिएगा, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, ठीक। पहला लिखना और टिक कर लेना इसको, ठीक। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, जिस चीज के इफेक्ट को हम लोग बात करेंगे उसके अलावा जो फैक्टर है उन्हें कांस्टेंट मानेंगे। वो बोला जाए ना बोला जाए, लिखा हो ना लिखा हो, कोई मतलब नहीं है। जिस चीज के बारे में आपको जिसके इफेक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं उसके अलावा जो दूसरे इफेक्ट होंगे उस समय उसे हम लोग कांस्टेंट मानेंगे, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती हैं जब भी हम लोग एक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, बाकी जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करने वाले हैं उस समय एज्यूम किया जाता है वो फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट है, ठीक। तो लिखा आपने इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, सुनना जरा, जो वेलोसिटी साउंड का है उसके लिए वेलोसिटी के लिए फार्मूला पढ़ा v = गामा p बाई रो, यही पढ़ा ना। अभी आप लाप्लास करेक्शन में आपने पढ़ा कि साउंड की जो वेलोसिटी होती है उसके लिए फार्मूला पढ़ा v = गामा p बाई रो, ठीक। गामा हो गया क्या cp बाई cb यानी कि आपका 1.4, p हो गया प्रेशर, रो हो गई आपकी डेंसिटी। बात ये हो रहा है कि अगर प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज की जाए, प्रेशर की वैल्यू को राइज किया जाए या चेंज किया जाए, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी करिए, तो जो वेलोसिटी साउंड की होगी उस पर क्या इफेक्ट होगा, बढ़ेगा घट, अगर बढ़ा रहे हैं तो बढ़ेगा या घटेगा या और कुछ। अगर प्रेशर की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो वेलोसिटी साउंड की जो होगी वो इंक्रीज करेगी गैसियस मीडियम में या डिक्रीज करेगा। हाथ उठाइए जो लोग बताना चाहते हैं, हाथ उठाओ। अरे यार बोलना शुरू से मैं बोलता बेटा, बोलना सीख जाओ तो आधी चीजें आपको आ जाएंगी, और जब तक बोलोगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यार, ठीक। हमारे नेताजी लोग इतना स्मार्ट बोलते हैं, 5 साल तक ऐश करते हैं। तुम लोग यार जिंदगी भर अगर बोलना सीख जाओ तो जिंदगी भर ऐश करोगे, है ना। लेकिन फालतू का नहीं बोलना, वो नेताजी वाला नहीं, अपने सिलेबस वाला, है ना, ठीक। तो आप में और उनमें अंतर यही है, ठीक। इसीलिए उनको 5 साल की नौकरी मिलती है और आपको लाइफ टाइम की मिलती है, मतलब रिटायरमेंट तक की, ठीक। तो बताइए भाई, बताएंगे फिर से कौन कौन हाथ उठाया था। इतना कहने के बाद भी 2-3 हाथ हैं, महान आत्माएं हो, हैं। चलो बताओ देवी जी, पहले आप ही बताओ। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कौन ने फार्मूला लिखी। अरे प्रोपोर्शनल है, भले से रूट में है यार। अरे 4 गुना बढ़ाओगे तो 2 गुना तो बढ़ना चाहिए ना आपके अकॉर्डिंग। हम नहीं बोल रहे, ये आप बोल रहे हो। घट गया, घटेगा कैसे भाई। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कोई चीज होती है, चाहे वो रूट में हो, चाहे विदाउट रूट हो, चाहे स्क्वायर हो, कुछ भी हो, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तब वो वैल्यू घटाता है। अगर डायरेक्टली में आ रहा है, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में, वो वैल्यू क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बढ़ना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो ये आप जानो, ठीक। बट जो आप जो कंट्रोवर्सी आप बोल रहे थे कि रूट है इसलिए क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो घटेगा, वो गलत स्टेटमेंट है। कोई भी चीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मान लो यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ p है ना, तो इसका तो ये बढ़ाओगे बेटा तो ये बढ़ेगा। अरे धीरे धीरे बढ़ेगा, डायरेक्टली होगा तो इक्वलिटी में बढ़ेगा, स्क्वायर में होगा तो वो क्या होगा, इसको डबल करोगे 4 टाइम हो जाएगा।
ये बात है जो अगर बात करते हैं, बट यहाँ क्या होगा वो बात अलग की है, लेकिन जो आप कह रहे थे वो चीज़ें अलग थी। ठीक, हाँ जी साहब, इन्होंने तो बढ़ा घटा दिया यार। लो, अरे हम बढ़ाएंगे प्रेशर तब क्या होगा यार? अच्छा घटाएंगे तो घटेगा, नहीं बाकी चीज कांस्टेंट है, जब एक बढ़ाएंगे तो दूसरा कांस्टेंट मान लीजिए, बढ़ेगा। आपने कहा घटेगा, अब बढ़ेगा घटेगा भी, तो बढ़ गया। आप साहब बढ़ेगा, और कोई नहीं जी, तो खड़े हो जाए बेटा। बढ़ेगा वाले धीरे बढ़ रहे हैं, घटेगा वाले और बताओ कोई? अच्छा कांस्टेंट रहेगा ऐसा कौन बोलता है? हैं? नहीं रहेगा कोई लोग, मतलब एक लोग भी पढ़ के नहीं आए हो? पढ़े थे सर? अरे अब बताओ पढ़े थे कि नहीं? कब? नहीं रिलेशन तो आप जान रहे, लेकिन पढ़े कब थे ये बताओ? बहुत दिन हो गया, तो कैसे याद रहेगा सर? बैठिए, और कोई जी? नहीं बोलेंगे, और उधर कांस्टेंट रहेगा? खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अरे तुम्हारा सही है, खड़े हो जाए। नहीं बोले, बैठिए साहब। यार गैसेज है, क्या है? गैस है। जब भी गैसेस के लिए हम लोग बात करते हैं ना, तो प्रेशर बढ़ाते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू उसी रेशियो साहब बढ़ जाती है। क्या करेगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, और यहाँ पे इफेक्ट किस पे कर रहा है? पी बाई रो पे। ठीक, तो पी जितना बढ़ाया उतना रो की वैल्यू बढ़ गई, तो रेशियो क्या रहेगा? रिमेंस सेम। इसीलिए प्रेशर बढ़ाने पे वेलोसिटी साउंड का गैसेज में क्या होता है? चेंज नहीं होता है, इसीलिए खूब पूछा जाता है। वो हमें लगाना खाली का, अब ये सब कांस्टेंट बोले, 2-3 बार बोले उसी पे, इसीलिए तो कंफ्यूज किया आपको कि आप अभी मारेंगे तब ऐसा करेंगे, है ना? नहीं था हमारा, वही बोलने वाले थे, लेकिन फिर आप बोले ना 2-3 बार की बाकी सब कांस्टेंट मान लो। भाई वो जो डायरेक्ट जिसको इफेक्ट करेगा वो नहीं कांस्टेंट देंगे ना। ठीक, चलिए, तो बोला क्या जाता है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो साउंड की वेलोसिटी जो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है गैसेस मीडियम में, ड्यू टू इन सेम रेशियो क्या डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस। यानी जो चीज अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर में तो डेंसिटी भी उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा, अगर प्रेशर घटाओगे तो डेंसिटी उसी रेशियो में क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसलिए पी बाई रो का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसलिए जब हम लोग क्या प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो या डिक्रीज करते हैं तो वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होती, और इसीलिए बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग ने फार्मूला देखते हैं तुरंत पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट ऑफ पी है, तो लगता है क्या बढ़ना चाहिए, बट बढ़ता नहीं है। और ये गैसेस के लिए है, तो लिख लीजिए कलर पेन से मोटा मोटा, इसीलिए, है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक, और टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग बेटा कांस्टेंट लेंगे, या कह लो अदर फैक्टर जो होता है उसे हम लोग क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। जो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा उसी की वैल्यू हमारी चेंज होगी उसके बेस पे। ठीक, तो लिखिएगा, लिखना वेलोसिटी ऑफ साउंड does not changes on changing the pressure of gas, because changes on changing the pressure of gas because as pressure increases density also increases, hence P by rho ratio remains constant. Hence P by rho ratio remains constant. तो P by rho की वैल्यू जो होती है वो रिमेन्स क्या रहता है आपका? कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो प्रेशर को बढ़ाने पे, यानी कि जब प्रेशर बढ़ाओगे बेटा तो P जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो क्या होगा? सो P बाई रो की वैल्यू जो होगी वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। और P बाई रो की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर को जो हम लोग चेंज करेंगे, चेंज चाहे इंक्रीज करो चाहे बेटा डिक्रीज करो, तो प्रेशर बढ़ाने या घटाने से वेलोसिटी पे साउंड की वो कोई इफेक्ट नहीं होता गैसेज में। ठीक है, याद रहेगा? अरे कुछ स्टार बना लो।
लिख लिया, ठीक। चलिए समझ गए बेटा। तो सर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर करिएगा, सेकंड कर लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। P by rho equal to constant, hence V equal to constant। हो गया। आगे लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सुनना बेटा, हम लोगों ने वेलोसिटी का एक फार्मूला पढ़ा, V इक्वल टू नोट गामा RT बाई M। क्या पढ़ा? V इक्वल टू दूसरा फार्मूला पढ़ा था गामा RT बाई M। देखो ये मास है, मालिकुलर मास है, R गैस कांस्टेंट है, गामा उसकी क्या होगी, डिपेंड करेगा एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम में, गैसियस मीडियम में, ये तीन फैक्टर हमारे कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गया, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करने पे। तो ये फैक्टर जब कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या हो गया, टी के हो गया। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को चेंज करेंगे, अब चेंज में आइदर राइज और फॉल जो भी कर रहे हैं आप, ठीक, वैसे वैसे जो वेलोसिटी साउंड की होगी वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इंक्रीजमेंट होगा, टेम्परेचर फॉल करेंगे तो डिक्रीजमेंट होगा। अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 273 कन्वर्ट करके उसको केल्विन में बदल लीजिएगा। मतलब जितने भी गैसियस इक्वेशंस हैं वो सारे के सारे केल्विन टेम्परेचर के लिए एप्लीकेबल होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए नहीं। तो जब अगर डाटा डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा बेटा, तो उस कंडीशन में आप उसको केल्विन में क्या करिएगा, कन्वर्ट करके फिर यूज करिएगा, ठीक। तो वहाँ पे ऑलवेज डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, ठीक, हेंस फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, दो अलग अलग टेम्परेचर पे लेंगे तो V1 अपान V2 की जो वैल्यू होगी ये रूट T1 अपान रूट T2 के बराबर होगा, या इसी के कह सकते हैं T 273 यानी T प्लस 273 अपान T1 अपान T2 प्लस 273 हो जाएगा बेटा। अगर टेम्परेचर किसमें लिया, 273। अगर आपको केल्विन में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो पहले केल्विन में आप कन्वर्ट कर लेना, ठीक। और ऑलरेडी अगर टी कैपिटल टी जहाँ है वो केल्विन है, स्मॉल टी जहाँ लेना है वो डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे T1 अपान T2, T1 प्लस 273 अपान T2 प्लस 273, इनके रेशियो के हमारा बेटा बराबर हो जाता है। हाँ जी, अच्छा B1 अपान T2 हो गया, मिसप्रिंट है ना। तो V1 अपान क्या हो गया बेटा, B2 की वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेते हैं। तो लिख लीजिए जरा सा, क्या लिखा आपने, कुछ लिखा नहीं है, लिखिए when temperature rises the velocity of sound also increases, velocity of sound also increases, velocity of sound also increases, yeah, velocity of sound also increases। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है आल्सो इंक्रीज करती है, एज V इक्वल टू रूट गामा RT बाई M, ठीक। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T हो जाएगा, और दो डिफरेंट टेम्परेचर के लिए लेंगे तो वहां से क्वेश्चन हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। और जब इसको लिए हम लोग रिलेट करते हैं, मान लो जिससे 0 डिग्री पे आपको वेलोसिटी जो आपको यहाँ पे 332 मीटर पर सेकंड लेते हैं ना बेटा, वो जनरली जो गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पे, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी के रिलेशन लिखते हैं VT इक्वल टू V नॉट 1 प्लस क्या 0.61 इंटू टी, यानी गामा इंटू टी जो होता है उसी की वैल्यू जो होती है 1 डिग्री राइज करने पे, सुन लेना, अच्छा नोट कर लो तो बताए,
यहाँ जो टी है बेटा, स्मॉल टी इन डिग्री सेंटीग्रेड किसमें है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, और कैपिटल टी किसमें बेटा, केल्विन में है। ठीक, किसमें है, केल्विन में है। ठीक, तो स्मॉल टी जो लिया गया T1 T2 जो भी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में, और कैपिटल T1 T2 जो है वो केल्विन में बेटा। ठीक, अब यहीं पे लिख लीजिएगा। अगर डाटा हम लोग पुट करते हैं बेटा, तो ईच डिग्री, एक डिग्री राइज करने पे जो वेलोसिटी साउंड की होती है, वो जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेलोसिटी है उसमें 0.61 मीटर पर सेकेंड ऐड हो जाता है। मतलब अगर वेलोसिटी जो आपको गिवन है 0 डिग्री पे, अगर उसके टेम्परेचर को 0 से बढ़ा के 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी में 0.61 का क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। ठीक, तो यहाँ से जब हम लोग ये रिलेशन लिखते हैं बेटा, वेलोसिटी लिख लो, मैं नीचे एरो लगा नोट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ साउंड, velocity of sound in air, velocity of sound in air at, velocity of sound in air at, velocity of sound in air at कितने पे, any temperature T, any temperature T, any temperature T is given by लिखना Vt के जो वैल्यू होगा बेटा V0 प्लस 0.61 इंटू टी के बराबर हो जाता है। अब t की वैल्यू अगर 1 लेंगे, कितना, t की वैल्यू अगले पेज पे लिख लेते, रुक जाओ बेटा। Vt इक्वल टू आएगा V0 प्लस 0.61 इंटू टी। ठीक, इफ t इक्वल टू 1, इफ कितना t इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज करते हैं तो Vt की जो वैल्यू आएगी V0 की वैल्यू जो होता है बेटा, ठीक, इस पे 0.61 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और V0 की वैल्यू जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.61, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड के क्या हो जाएगा, बराबर 332.61 मीटर पर सेकेंड। तो ये केस हो गया। 1 डिग्री अगर राइज आप कर रहे हो तो उसके वेलोसिटी में 0.61 का इंक्रीजमेंट होता है। ऐसा अगर 10 डिग्री करोगे तो 6.1 का होगा, अरे टी से गुणा कर देंगे ना। अब 100 डिग्री का करेंगे तो 61 का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 200 का करेंगे तो 200 से मल्टीप्लाई, जितना आप इंक्रीज करोगे। देखो जो चेंजेस होती है ना, एक चीज ध्यान रखेंगे, चेंजेस केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड स्केल दोनों बराबर होता है। जैसे हमने क्या किया, मान लो टी की वैल्यू आपने 27 ले लिया, तो 27 प्लस 2 73 करेंगे तो कितना आएगा, 300 केल्विन। ठीक, तो ये हो गया। T2 की जब वैल्यू आप लेंगे, किसकी वैल्यू, अगर मान लो T2 की वैल्यू मान लो इसके हमने 27 के बजाय 37 ले लिया, या 1 डिग्री राइज कर रहे हैं, रुक जाओ, जो समझाना है उसको समझ लीजिए। अगर 1 डिग्री हमने राइज कर दिया तो 28 कर दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, 1 का राइज हुआ ना। केल्विन में जब देखेंगे तो इसमें करेंगे तो 300 कितना आया, 1। देखो यहाँ भी तो राइज एक ही का हो रहा है, तो जो चेंजेस होता है ना डिग्री सेंटीग्रेड और किसमें, केल्विन स्केल पे, दोनों पे सेम रहता है, चेंज सेम रहता है। चेंज क्या होगा, सेम। 10 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो 10 डिग्री केल्विन में भी क्या होगा, चेंज होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो रिमेन्स सेम रहता है। तो जितना आप चेंज करेंगे वो दोनों स्केल पे क्या मिलेगा, उसका डाटा सेम मिलता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, अगर 1 डिग्री आपने क्या किया, इंक्रीजमेंट किया, टी की वैल्यू 1 डिग्री लिया, चेंज की वैल्यू, तो उस केस में हमारा वैल्यू यहाँ से निकाल जाता है। ठीक, तो क्या लिखा था बेटा, क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे नोट कर लो नीचे। लिखिएगा,
ठीक है जी। hence for 1 degree rise in temperature, नहीं लिख पाया भाई, जल्दी करो। hence for 1 degree rise in temperature, the speed of sound in air increases by 0.61 meter per second, increased by 0.61 meter per second, 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे इंक्रीजमेंट जो होता है बेटा वो 0.61 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। ठीक, आगे लिखेंगे, एक आता है बेटा इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। इफेक्ट ऑफ क्या, ह्यूमिडिटी। अच्छा ये बताओ, ह्यूमिडिटी जो होती है जब बढ़ती है तो जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेरिक गैसेस की वो बढ़ेगी या घटेगी? On increasing humidity, density of atmospheric gases increases or decreases? सोच के बताना भैया। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो जो आपका डेंसिटी होगा वो बढ़ेगा या घटेगा या वही रहेगा? ह्यूमिडिटी के बढ़ने के साथ साथ जो डेंसिटी होगी वो बढ़ेगी या घटेगी या वही रहेगी? बढ़ेगा वाले हाथ उठाओ। ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी बढ़ेगी। घटेगी वाले हाथ उठाओ। घटेगी, क्यों साहब? भाई अपेक्षा जो है, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। जैसे पहले वाटर था, वाटर में नमी आ गई तो थोड़ा उसके मॉलिक्यूल जो रहेंगे। कौन? वाटर के। नहीं वाटर नहीं, हमने बोला जैसे ड्राई एयर है, अब उसमें आपने बारिश हो गई और उससे कुछ वाटर वेपर आ गए या वेपराइजेशन से वाटर वेपर अगर इंक्लूड हो गए एयर में, तो एयर की डेंसिटी जो होगी, वाटर की डेंसिटी नहीं पूछ रहे, एयर की डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? गैस जो एटमॉस्फेरिक गैस है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? हम लोग उसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनकी डेंसिटी बेटा बढ़ जाएगी या घट जाएगी या वही रहेगी? एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होंगे उनकी डेंसिटी बेटा बढ़ेगी, घटेगी या वही रहेगी, ये बात हो रही है। घटेगी, क्यों? जो एयर था, जब एयर में नमी आ जाएगी तो वही तो पूछ रहे हैं, क्यों भाई? तो आपने बता दिया कम हो जाएगी, लेकिन कम क्यों हो जाएगी ये कौन बताएगा भाई? ये थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, कम क्यों होगी, कोई बताएगा? अब बढ़ जाने वाले अपना रीजन बता दें, बढ़ने वाले भी अपना रीजन बताए ना, तब तो माना जाएगा। चलिए बैठिए बेटा, जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है एयर में तो एयर में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनकी डेंसिटी घट जाए। अब रीजन सुन लीजिए, ये सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट है इसीलिए बोला ये सब बहुत ही आसान है, बट पढ़े रहेंगे तभी, तुक्का मारेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें गलत हो जाएंगी। हमारे भी दिमाग में ये होता है कि भाई पानी है, वाटर वेपर है तो हैवी होता होगा तो वो बढ़ा देगा। अरे यार वाटर है ना, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भैया? 18 ग्राम होता है। कितना होता है? 18 ग्राम होता है। और आपने ये पढ़ा होगा एनटीपी पे एक मोल कोई भी गैस जो होता है वो 22.4 लीटर बालू ऑक्यूपाई करता है। केमिस्ट्री में सर ने पढ़ाया होगा। एनटीपी पे ऐड किस पे? एट एनटीपी 1 मोल जो होता है किसी भी गैस का वो 22.4 लीटर बालू ऑक्यूपाई करता है। ठीक, अब हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। आपने अभी पढ़ा था कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना? 28 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 ग्राम होता है। इनका जो रेशियो है चूंकि एक 78 है, दूसरा लगभग 20% है, तो लगभग 4:1 के अप्रॉक्सीमेटली रेशियो आता है। इनका जो मीन वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, मीन जो आपका क्या मॉलिक्यूलर मास लगभग होगा
वो क्लोज टू 29 के आता है बेटा, किसके? 29 के। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 है। जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब इसका 29 यानी 22.4 लीटर में 22.4 लीटर में इसका कितने ग्राम ऑक्यूपाई करेगा? 29 ग्राम ऑक्यूपाइड हो रहा है। कितने ग्राम है बेटा? इसका 29 ग्राम हमारा ऑक्यूपाइड हो रहा है, यानी 29 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है 22.4 लीटर वॉल्यूम को। और जबकि इसका कितना ग्राम ऑक्यूपाई करेगा भाई? उतनी जगह में 29 ग्राम है। एक जनरल डाटा है ये, इजेड का तो फ्रैक्शन में मिलता है थोड़ा सा, ठीक। तो उतने ही वॉल्यूम में आपका 29 ग्राम है, उतने ही वॉल्यूम में आपका कितना 18 ग्राम है। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है जी? 18 वाले की 29 की? अरे भाई एक बेंच है, जैसे 2 लोग इस पे बैठे, 2 लोग इस पे बैठे, कुछ कहो ना, कंसीडर मत करना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो ये लोग 60-60 किलो के हैं और ये लोग 30-30 किलो के हैं। बेंच का साइज बराबर है, तो किस पे प्रेशर ज़्यादा होगा? भाई 60 वाले ज़्यादा होगा ना, ऐसा ना करें हम दुबले हैं, डोंट वरी। हाँ, तो क्या है, तो इनका क्या होगा? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा बेटा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे 18 ग्राम उतने ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, यहाँ 29 ग्राम उतने ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हो गई? एटमॉस्फेरिक गैसेस की। अब इसका 20 मान लो इसका आया 18 ग्राम, कितने को रिप्लेस करेगा ये? 29 को। भाई जहाँ ये गैसियस फॉर्म में आएगा तो उसको हटाएगा तभी तो जगह पाएगा ना। तो उतना ही वॉल्यूम अभी 18 से ऑक्यूपाई होगा, तो नेट डेंसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाती है। इसीलिए जब हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती है एटमॉस्फेरिक गैसेस में तो डेंसिटी की वैल्यू क्या कर जाती है? फॉल करती है साहब, है ना। अब वो 18 ग्राम पानी वाला मत सोचना, ठीक, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वॉल्यूम कितना क्या कर रहा है? वो 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, वो 18 ग्राम। और पहले 22.5 लीटर वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर, जिसका एवरेज मालिक क्या मास हम लोग लेते हैं लगभग 29 के अप्रोक्सीमेटली आता है, ठीक। रीजन याद रहेगा? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी पे जा सकता है जी। आप अच्छा खाना बना लेते हो ना? आप सीटी मारता है जब प्रेशर कुकर तो वाटर वेपर नीचे आता है ऊपर, भारी होता तो नीचे आ जाता है, ऐसा समझ लो यार। अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस से वो हैवी होता तो ऊपर जाता क्या? तो वेपर कहाँ आता? भाप जो निकलता है उसका नीचे आना चाहिए था ना, लेकिन सीटी लगता है तो किधर जाता है? वो ऊपर जाता है। इसीलिए क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से हल्का है, भारी होता तो ऊपर नहीं जाता। बुझे? चलो ठीक बेटा, समझ गए इतना? तो ये केस होता, तो पॉइंट लिखो। क्या लिखा था बेटा? इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी कह रहे थे, लिखिए। विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, साइन हो गया सबका बेटा? पेज पीछे भेज दो बेटा, अटेंडेंस शीट पीछे भेजो गुड़िया, पीछे देखो। विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विथ इंक्रीज इन क्या? ह्यूमिडिटी, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, so velocity of sound, velocity of sound in air increases, in air increases। अब की बार जब बारिश का मौसम आएगा थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा, या अभी ओस से खूब पड़ेगा, ठीक। तो आपका घर अगर रोड से दूर पे है, ठीक, या कहीं आपके दूरी पे कहीं ऐसा कोई चीज़ हो जहाँ से सायरन वगैरह की आवाज़ आती हो, तो आप देखेंगे बारिश के टाइम पे या जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो दूर की साउंड आप तक पहुँचती है। और जब ड्राई एयर होता है जून और मई जून में, उस केस में उतनी क्लियरली साउंड आपको सुनाई नहीं पड़ता। तो उसका रीज़न वही होता है कि जब आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो उस केस में वेलोसिटी साउंड की बढ़ जाती है और मोर इंटेंस आपके साउंड आपके कानों तक पहुँचता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी होती है उसी रीजन की वजह से होता है, ठीक। और नहीं हो तो प्रैक्टिकल करिएगा बारिश के टाइम पे, एक दिन गर्मी में चिल्ला आइए कहीं और फिर बारिश में चिल्लाना है ना। चलो, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मॉइस्ट एयर और ड्राई एयर में, तो जो डेंसिटी मॉइस्ट एयर की होती है वो कम होती है ड्राई एयर की। तो नीचे लिखिएगा, दैट इज साउंड ट्रेवल फास्टर इन, साउंड ट्रेवल्स faster in humid air, sound travels faster in humid air
देन इन ड्राई एयर, साउंड ट्रेवल फास्टर इन ह्यूमिड एयर देन इन ड्राई एयर at same temperature, at same temperature, because at same temperature, because किसकी वजह से बेटा, रो मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट मतलब ह्यूमिड, इज लेस देन रो क्या, ड्राई एयर। सो अब बी वेलोसिटी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था अंडर रूट गामा कितना, P बाई रो, तो रो घटेगा तो B क्या करेगा, बढ़ेगा ना, तो सो V मॉइस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन V ड्राई एयर। समझ गए? तो इसीलिए आपका वेलोसिटी जो होती है वो मॉइस्ट एयर में यानी ह्यूमिड एयर में क्या होता है, बढ़ जाता है। मॉइस्ट एयर है बेटा, ठीक। तो कितने लोग बताएंगे विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है साउंड पे, साउंड की वेलोसिटी पे क्या विंड वेलोसिटी का इफेक्ट होता है या नहीं? ये तो प्रैक्टिकल किया होगा यार, जैसे हवा मान लो कहीं भोपा बज रहा है, आजकल को बजता है ना शादी उदी के, तो उसके इसमें क्या है, उसी डायरेक्शन में अगर आप होते हो जिस डायरेक्शन में विंड है तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक साउंड क्लियरली सुनाई पड़ता है या ज़्यादा लाउडली सुनाई पड़ता है। अगर आप अपोजिट में हो, जैसे हम मान लो यहाँ चिल्लाएं और इधर से हवा चल रही हो तो इधर वाले को ज़्यादा दूर तक सुनाई पड़ेगा, इधर वाले को क्या होगा, कम दूरी तक सुनाई पड़ेगा। मतलब अगर डायरेक्शन में है तो सपोर्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपोज करेगा। किसी एंगल पे है तो उसका जो कंपोनेंट होगा साउंड की डायरेक्शन में वो उसको क्या करेगा, अगर डायरेक्शन में है तो इंक्रीज कराएगा उसका कंपोनेंट, अगर अपोजिट में है तो डिक्रीज कराएगा। यानी सीधे कह लो विंड वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। विंड वेलोसिटी जो होगी वो साउंड की वेलोसिटी क्या करेगा, अफेक्ट करता है। तो उसके बेस पे दिखा लेते, तो लिखिएगा इफेक्ट ऑफ विंड वेलोसिटी, लिखिए विंड वेलोसिटी, wind velocity also affect the velocity of sound, velocity of sound, velocity of sound if it is in the direction of, ये ऐसे कर लो बेटा, नहीं तो कई पॉइंट हमें बनाना पड़ेगा। ऐसे कर लीजिए, क्या लिखा बेटा, इफ बता दो तो कई चीज तो हमें बनाना पड़ेगा, या तो लिख ही लो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लिखिए इफ डायरेक्शन ऑफ विंड, इफ डायरेक्शन ऑफ विंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड, if the direction of wind is in the direction of sound, then resultant velocity will be increases, resultant velocity will be increases, and if direction of wind is opposite to direction of sound, then it decreases the velocity of sound, then it decreases the velocity of sound। तो उस केस में वेलोसिटी जो साउंड का होता है डिक्रीज करता है। अगर किसी एंगल पे होगा बेटा, अगर क्या है किसी एंगल पे है तो उस कंडीशन में हम उसका वेक्टर सम करेंगे, जो कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन में होगा वो इंक्रीज करेगा, जो अपोजिट में होगा डिक्रीज करेगा। जैसे आइसक्रीम वाला पहले आता था, अब तो घंटे बजाते हैं ना, पहले क्या बजाते थे, भोपा बजाते थे। अगर गांव में आपने आइसक्रीम खाया होगा, अभी भी शायद बजाते हो, बहुत आइडिया नहीं है, तो क्या होता था, ठीक है, ये यहाँ से साउंड मान लो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या हो रहा है बेटा, साउंड यहाँ से रिलीज हो रहा है। अब अगर ये साउंड इधर से मान लो ऑब्जर्वर, आप यहाँ पे आइसक्रीम खरीदने के लिए खड़े हो अपने घर पे, है ना, ठीक, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो, आप यहाँ पे खड़े हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, साउंड हमारा किधर की तरफ रिलीज हो रहा है, इधर की तरफ रिलीज हो रहा है। मान लो विंड हवा इधर की तरफ चल रहा है, ये वी क्या लिखते हैं,
इसको हम लोग लिख लेते हैं बेटा, ये वी एस ले लेते हैं, वी साउंड, और इसे वी विंड कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? वी विंड। अगर इनके बीच का एंगल जो है, सपोज दैट बेटा एंगल जो आपका है यहाँ पे वो थीटा हो, अगर इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो विंड का जो इधर का कंपोनेंट मिलेगा बेटा, ये वी डब्ल्यू क्या आएगा? कॉस थीटा। जो कंपोनेंट मिलेगा कितना मिलेगा? थीटा के साइड का कंपोनेंट कॉस होता है, थीटा के अपोजिट वाला बेटा साइन होता है, ठीक। तो जब आप रिजॉल्व करोगे इसको विंड वेलोसिटी को, तो वी डब्ल्यू कॉस थीटा इधर हो गया, और वी एस तो ऑलरेडी इसका है ही है, ठीक। तो नेट वेलोसिटी जो आपका होगा वी साउंड का वी डैश साउंड, ये वैल्यू आएगी बेटा वी एस प्लस कितना? वी डब्ल्यू कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बराबर हो गया। बी एस डैश की वैल्यू होगी वी एस प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा क्या होगा? बराबर होगा। अब अगर ये अपोजिट में होता तो माइनस हो जाता, डायरेक्शन में होता तो प्लस हो जाता है, थीटा यही लिख लो। इफ थीटा इक्वल टू कितना? 0, तो वी एस डैश की वैल्यू होगी वी एस प्लस कितना? वी डब्ल्यू। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, क्या होगा ये? मैक्सिमम। इफ थीटा की वैल्यू अपोजिट 180 डिग्री होता तो वी एस डैश की वैल्यू होगी वी एस cos 180 की वैल्यू होता बेटा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा वी एस माइनस कितना? वी डब्ल्यू, मतलब माइनस हो जाता, घट जाता। और थीटा पे है तो ये वाला कंडीशन बनेगा। 90 पे होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम मान लो इधर की आवाज, हम साउंड इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं और एयर इधर की तरफ है, तो हमारी साउंड को इस डायरेक्शन में वो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक। समझ गया? नोट कर लीजिए, वो भी लिख दें, ए बी एंड सी। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो वी एस डैश की वैल्यू होगी वी एस प्लस वी डब्ल्यू cos 90, और cos 90 की वैल्यू होता है बेटा 0, तो वैल्यू आ जाएगा वी एस। मतलब इस केस में वी एस डैश की वैल्यू में साउंड की जो वेलोसिटी होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो। क्लियर है जी? हाँ, हो गया? को टाइम वाइम बचा हो तो कुछ आगे और शुरू किया जाए। हैं? कल चलिए, कल फिजिक्स ही है ना अभी? हाँ, एक दिन कोई किसी एक दिन नहीं है।